फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में। देखिए, आज हम लोग बिहार की मधुबनी पेंटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं और पिछले वीडियोस में मैंने बिहार की कला और संस्कृति से पटना कलम के बारे में बताया था, जो कि देखिए बिहार के जो एग्जाम से जैसे बीपीएससी के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है ही, आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं। कला और संस्कृति से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, इसके अलावा इसके बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि सरकार ने इस पेंटिंग को आगे बढ़ाने के लिए काफी सराहनीय कदम उठाए हैं सरकार ने। ठीक है, तो बिहार सरकार ने और केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि पिछले वीडियोस में कि जो पटना कलम था वो परवर्ती मुगल काल में विकसित हुआ था। इसका कारण भी मैंने आपको बताया था कि जो परवर्ती मुगल काल के जो शासक थे, उन्होंने जो कलाकार थे, कला प्रेमी थे, वो उनको आश्रय देना बंद कर दिया था। और जो ब्रिटिश आ गए थे परवर्ती मुगल काल में, तो वो भी जो कलाकार थे, कलाकार के कला को वैल्यू देना बंद कर दिया था, उसके महत्व तो नहीं देते थे उनके कलाओं को। तो वो क्या करते थे कि जो उस समय परवर्ती मुगल काल के जो कलाकार थे वो माइग्रेट होकर पटना में आ गए थे, पटना की तरफ जो क्षेत्र थे दानापुर और आरा वाले क्षेत्र में। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो पटना कलम है वो 3 क्षेत्रों में ज्यादा विकसित हुआ था, आरा, दानापुर और पटना। ठीक है, तो इस तरीके से पटना कलम परवर्ती मुगल काल में काफी विकसित अवस्था में देखा जाता था। और उसके लिए मैंने पिछले वीडियोस में आपको बता दिया है कि वो किस किस तरीके से विकसित हुआ, सरकार ने उसके लिए क्या कदम उठाए हैं और लुप्त क्यों हुआ था। लुप्त होने का एक मैंने पटना कलम जो लुप्त हो गया था कुछ समय के लिए, उसका सबसे बड़ा कारण एक मधुबनी पेंटिंग का आना भी था। ठीक है, तो देखिए, आप जब समय के अकॉर्डिंग देखेंगे कि इस कला के बाद, जैसे पटना कलम के बाद मधुबनी पे कला आया है, लेकिन मधुबनी पेंटिंग की जो आधार है, जैसे कोहबर, मधुबनी पेंटिंग में क्या होता है, कोहबर बनाया जाता है, धार्मिक आयोजनों पे जो रंगोली बनाई जाती है, अरिपन, वो बनाया जाता है, दीवालों पे जो चित्रांकन किया जाता है, त्योहारों में खुशी के जन्मोत्सव पे जो किया जाता है। तो इस तरीके से आप जब देखेंगे कि जो मधुबनी पेंटिंग का जो आधार है वो बहुत पुराना है। पुराना इन द सेंस कि मधुबनी पेंटिंग को राम सीता के विवाह से जोड़ा जाता है, यानी कि रामायण काल से जोड़ा जाता है। ठीक है, और मधुबनी पेंटिंग का जो क्षेत्र है वो कहाँ है, मिथिलांचल है, यानी मिथिला का क्षेत्र है। बिहार का जो मिथिला क्षेत्र है वहां पे मधुबनी पेंटिंग प्रसिद्ध है। ठीक है, तो वहां, और राम का जी का जो शादी हुआ था, राम जी का, वो भी मिथिला क्षेत्र में ही हुआ है। ठीक है ना। तो वहां पे ऐसा कहा जाता है रामायण के अनुसार कि जब राम जी सीता जी से शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए मिथिला गए थे, तो मिथिला की जो स्त्रियां थी वो राम जी के आने की खुशी में अपने घरों के दीवारों के बाहर उन्होंने कुछ चित्रों को अंकन किया था। घरों के बाहर, हर घर के बाहर रंगोली बनाया था और पूरे गांव के जो घर थे उसकी दीवारों को पूरा चित्रों से सजा दिया था। ठीक है, और उसके बाद जब राम जी और सीता जी की शादी हुई थी और जब वो पूजा गृह में गए थे तो कोहबर बनाया गया था। ठीक है, और उसी समय से, रामायण काल से ही माना जाता है कि कोहबर की प्रथा चली आ रही है और वर्तमान समय में भी विवाह में कोहबर प्रथा है, कोहबर बनाने की प्रथा है। ठीक है, तो ऐसा देखिए, समय के अनुसार अगर आप देखेंगे कि जब लोक प्रचलित हुआ, यानी लोगों ने जब मधुबनी पेंटिंग को जाना या लोगों के बीच वो पेंटिंग आया, तो ये पटना कलम के बाद देखा जाता है इसका विकास। ठीक है, लेकिन इसका जो संबंध है वो रामायण काल से माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग मधुबनी पेंटिंग को देखते हैं कि इसका संबंध तो रामायण काल से है, लेकिन इसका जो विकास काल देखा जाता है वो पटना कलम के बाद देखा जाता है। ठीक है, तो बिहार के ये प्रमुख
कला में मधुबनी पेंटिंग, जो कि वर्तमान में भी काफी विकसित अवस्था में है और ये न केवल बिहार में बाकी क्षेत्रों में भी इसकी प्रसिद्धि हो चुकी है, क्योंकि सरकार के द्वारा इसे काफी इसके लिए इसको प्रमोट करने के लिए काफी सराहनीय कदम उठाए गए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग मधुबनी पेंटिंग के बारे में ही जानेंगे। तो देखिए, बिहार की संस्कृति और लोक प्रचलित कला है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि बिहार में जो मौर्य कला और पाल कला है, जो कला है वो धर्म से संबंधित कला था। ठीक है, जब पटना कलम आता है तो वो पहले स्वतंत्र कला, ऐसी कला थी, स्वतंत्र कला, जो लोगों के लिए वो चित्र, मतलब क्या बोल सकते हैं आप कि वो कला लोगों के लिए था, यानी कि लोगों के जीवन पे आधारित कला था। वो लोगों के दिनचर्या, उनके पेशे से संबंधित इस तरीके का चित्र पटना कलम में किए जाते थे। ठीक है, लेकिन अभी तक क्या था, उससे पहले मतलब पटना कलम से पहले जब हम लोग मौर्य काल को देखते हैं और पाल काल को देखते हैं, तो उसमें जो बिहार कला मिलता है, कला उसमें क्या था, वो धर्म से संबंधित था। जैसे मौर्य कला भी बौद्ध धर्म से संबंधित था और पाल कला भी बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित था। लेकिन पटना कलम पहला स्वतंत्र ऐसा कला है जो लोगों के लिए, लोगों में प्रचलित था और लोगों के लिए था। फिर मधुबनी पेंटिंग भी यही आता है कि यह लोगों से संबंधित कला है। ठीक है, जैसे जब आप इसके चित्रों को देखेंगे तो उसमें भी लोगों को मत बनाया जाता है। जैसे विवाह के अवसर पे क्या किया जाता है कि दीवालों पे, उस पे दीवालों पे, घर के जिसके घर में भी विवाह होता है तो उसमें क्या किया जाता है, दीवालों पे जैसे दुल्हा दुल्हन जो भी होते हैं उन लोगों का चित्रांकन किया जाता है। ऐसे इस टाइप के जो होते हैं विवाह उत्सव पे, जन्म उत्सव पे, धार्मिक आयोजन पे, जैसे होली हो गया त्योहार, तो होली का जो भी सिचुएशन होता है, होली में रंगों का, लोगों का मिलना जुलना, उस तरह का चित्रांकन किया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए, बिहार की संस्कृति और लोक प्रचलित कला थी मधुबनी पेंटिंग। रामायण से संबंधित कला, मैंने बताया रामायण से संबंधित कला थी और धर्म से संबंधित यह पेंटिंग मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है। वही रामायण से, जो मैंने बताया कि यह रामायण काल में, इसे धर्म से भी जोड़ के देखा जाता है क्योंकि यह रामायण काल से प्रसिद्ध था। क्योंकि राम जी के आने की खुशी में जो लोगों ने अपने घरों के बाहर अरिपन बनाया था, रंगोली बनाया था और उसके अलावा दीवारों पे भी पेंटिंग की थी, तो इसलिए इसको धर्म से जोड़ के भी देखा जाता है। और पूजा गृह में जो कोहबर का प्रचलन है वो मधुबनी पेंटिंग से ही होता है। ठीक है, अब देखिए, इसमें मछली के प्रयोग पर अधिक बल दिया गया क्योंकि यह धर्म से रिलेटेड है और यह विशेष आयोजनों पे यह पेंटिंग की जाती है। तो जैसा कि हिंदू धर्म में मान्यता है कि मछली को शुभ माना जाता है, खासकर जन्मोत्सव पे, विवाहोत्सव पे। ठीक है, जैसे कि हिंदू धर्म में और खासकर बिहार यूपी वाले क्षेत्र में मछली को विवाह के अवसर पे या जन्म के अवसर पे वो शुभ माना जाता है। ठीक है, तो इस वजह से मछली को इन लोग धर्म से जोड़कर और या शुभ अवसरों से जोड़कर इसे अच्छा या शुभ मानते थे। इसलिए जो मधुबनी पेंटिंग था उसमें मछली के चित्रों का प्रयोग अधिक किया जाता था। ठीक है, फिर विशेषता देखिए इसकी क्या है, यह कोहबर पेंटिंग, मतलब इसकी विशेषता यह है कि इसमें क्या कोहबर पेंटिंग बनाई जाती थी, रंगोली या अरिपन। ठीक है, टैटू या गोदना, गोदना एक बिहार का टिपिकल वर्ड है। ठीक है, यह एक भोजपुरी वर्ड है ये। ठीक है, गोदना जो है वो एक भोजपुरी वर्ड है। ठीक है ना, ये तो टैटू, जो हम लोग टैटू जो बोलते हैं तो उसको बिहार या यूपी वाले क्षेत्र में गोदना बोला जाता है टिपिकल वर्ड में। तो ये जो मधुबनी पेंटिंग से ही ये गोदना शब्द आया है, जिसको अब हम लोग उसे टैटू बोलते हैं। तो ये बहुत पहले से चला आ रहा है। ठीक है, तो यह धार्मिक आयोजन, विवाह, जन्मोत्सव, त्योहारों पे इस कला को बनाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, अब देखिए संबंधित व्यक्तित्व, इसकी देखिए सबसे बड़ी विशेषता इस पेंटिंग की क्या है कि यह महिलाओं के द्वारा बनाया जाता था।
तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब मिथिला क्षेत्र में जब राम जी सीता जी से शादी करने के लिए गए थे, तो वहां पे स्त्रियां जो थी वो राम जी के आने की खुशी में ही उन्होंने अपने घरों के बाहर जो दीवार थी उस पे चित्रों का अंकन किया, रंगोली बनाई। तो यह महिलाओं के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये शुरुआत भी महिलाओं के द्वारा किया गया था और इसे आगे बढ़ाने का जो संबंध बोल सकते हैं वो महिलाओं का ही है, ठीक है। तो महिलाओं के द्वारा ही इससे आगे भी बढ़ाया गया है मधुबनी पेंटिंग को। तो जैसे देखिए महिलाओं का विशेष योगदान है जगदम्बा देवी, सीता देवी। तो ये सीता देवी बहुत इम्पोर्टेंट है, मधुबनी पेंटिंग है। इनको इस पेंटिंग के लिए 1984 में बिहार रत्न अवार्ड दिया गया था और 2006 में इन्हें शिल्प गुरु से नवाजा गया था। इन दिस के शिल्प गुरु इन्हें कहा जाता है मधुबनी पेंटिंग के लिए। तो ये एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और चाहे वो बीपीएससी प्री हो या मेंस हो, ठीक है। तो ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। सीता देवी को 1984 में मधुबनी पेंटिंग के लिए बिहार रत्न अवार्ड दिया गया था और 2006 में इन्हें शिल्प गुरु के से संबंधित किया गया था। इन द सेंस के इन्हें शिल्प गुरु भी कहा जाता है, ठीक है। कौशल्या देवी और महासुंदरी देवी भी इससे संबंधित है। तो ये नाम याद रखना, जगदम्बा देवी, महासुंदरी देवी, कौशल्या देवी और सीता देवी। और सीता देवी विशेष योगदान है मधुबनी पेंटिंग में, ठीक है। अब देखिए सरकार के द्वारा उठाए गए सराहनीय कदम। तो क्या था, मधुबनी पेंटिंग को आगे विकसित करने के लिए या फिर इसे बड़े लेवल पे ले जाने के लिए, अच्छी तरह से इसकी विकास करने के लिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार, ठीक है, दोनों के द्वारा ही बहुत सराहनीय कदम उठाए गए हैं। जिसमें है कि जो SBI का कार्ड होता है, ठीक है, जो उस पे जो ATM कार्ड होता है उस पे मधुबनी पेंटिंग किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद पटना कॉलेज जो है, पटना का जो पटना यूनिवर्सिटी है उस पे उसकी दीवारों पे भी हम लोग मधुबनी पेंटिंग देख सकते हैं। मिथिलांचल क्षेत्रों के सरकारी भवनों पे भी मधुबनी पेंटिंग किया जाता है। बिहार के सभी ट्रेनें, जो बिहार से ट्रेनें जाती हैं जहाँ पे भी, उस पे भी बिहार सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार दोनों के द्वारा जो ट्रेनें हैं उस पे मधुबनी पेंटिंग बनाया गया है। ये इसलिए ताकि लोगों को में जागरूकता लाने के लिए मधुबनी पेंटिंग के लिए, ठीक है, और मधुबनी पेंटिंग को आगे बढ़ाने के लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मधुबनी पेंटिंग न केवल बिहार में पूरे भारत में प्रसिद्ध है और यह इसका जो मधुबनी पेंटिंग का प्रचार प्रसार विदेशों में भी काफी अच्छे स्तर पे किया जा रहा है, ठीक है। और मधुबनी पेंटिंग आज इस समय वर्तमान समय में आपको हर जगह देखने को मिल सकता है, या अब वो आपको एक पेंटिंग के रूप में देखिए या किसी भी तरीके से। तो मधुबनी पेंटिंग को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है आगे बढ़ाने के लिए या आगे विकसित करने के लिए, ठीक है। तो आंसर में जो मेंस का आंसर होता है उसमें अगर इन सब छोटी छोटी चीजों को भी लिख दिया जाएगा तो वो काफी अच्छा आंसर बन सकता है। और बाकी इम्पोर्टेंट इसमें से तो प्री के लिए है ही, ठीक है। और इसकी एक और विशेषता क्या है, देखिए रंगों का प्रयोग भी इसमें ओरिजिनल इन द सेंस की नेचुरल रंगों का प्रयोग किया जाता था। जैसे कि मैंने आपको पटना कलम में भी बताया था कि उसमें भी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था। तो इसमें भी मधुबनी पेंटिंग में भी देखिए हल्दी, ठीक है, राख, केले के छिलके से बनाया जाता था, चावल के आटे से जो अरिपन बनाया जाता था, रंगोली या फिर दीवालों पे, क्योंकि दीवालों पे भी क्या बनाए जाते थे, चावल के आटे से पेंटिंग की जाती थी। उसके बाद कुसुम का फूल और पलाश के पत्ते भी यूज होते थे रंगों के प्रयोग में, ठीक है। इसके बाद देखिए इस मधुबनी पेंटिंग को मैंने आपको बताया कि काफी अच्छे स्तर पे इसे बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है, लोगों में जागरूक किया जा रहा है इस पेंटिंग के लिए।
अब देखिए, ये मैंने आपको बिहार के आर्ट एंड कल्चर में मधुबनी पेंटिंग बताया है। इसके बाद बिहार की एक और पेंटिंग रह जाती है जिसके बारे में है मंजूषा शैली। तो इसके बारे में यह है कि मंजूषा शैली जो है वो अंग क्षेत्र में, और अंग क्षेत्र कौन सा है, जो भागलपुर और झारखंड वाला क्षेत्र है वो अंग क्षेत्र था प्राचीन समय का। ठीक है, भागलपुर, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र वो प्राचीन समय में अंग क्षेत्र कहलाते थे। ठीक है, जब आप महाजनपद काल देखेंगे तो उस समय अंग भी एक महाजनपद था, तो वो जो अंग क्षेत्र था उसमें मंजूषा शैली प्रसिद्ध है। ठीक है, वर्तमान समय में भी उसे अंग क्षेत्र इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अब तो जैसे भागलपुर बिहार में है, झारखंड अलग है, पश्चिम बंगाल अलग स्टेट है, लेकिन जो प्राचीन समय में जो था वो अंग क्षेत्र आता था, पश्चिम बंगाल के कुछ भाग, झारखंड पूरा और बिहार का भागलपुर। ठीक है, तो अंग क्षेत्र में लोकप्रिय है मंजूषा शैली। इसका मतलब है कि अभी भी ये मंजूषा शैली जो है पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में, झारखंड में और बिहार के भागलपुर में प्रसिद्ध है। ठीक है, और बिहुला बिशहरी की कथाओं पे, ये बिहुला बिशहरी जो है वो भागलपुर या अंग क्षेत्र की एक लोकल कथा है। ठीक है, लोकल कथाएं जो होती है, जैसे कि गांव में जो कोई कथा प्रचलित होती है प्राचीन समय से, उस बिहुला बिशहरी की कथाओं पे भी मंजूषा शैली के चित्रों का अंकन किया गया है। और 2019 में इसे जीआई टैग मिला था, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि 2020 में पेपर होने वाला है तो ये इम्पोर्टेंट होगा ही। ठीक है, 2019 में जीआई टैग मिला था मंजूषा शैली को, और यह अंग क्षेत्र में प्रचलित है और बिहुला बिशहरी की कथाओं पे इसका चित्रांकन मिलता है। और सेम चीज यह भी स्त्रियों के द्वारा ही बनाया हुआ है। ठीक है, स्त्रियों का ही योगदान है इसमें। ठीक है, ये स्त्रियों के योगदान से यह भी बनाया हुआ है। तो ये हमारा आर्ट एंड कल्चर में बिहार के मधुबनी पेंटिंग था। इससे पहले मैंने आपको मौर्य कला, पाल कला बिहार का और पटना कलम के बारे में बताया है। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।